हेलो एवरीवन, दिस इज़ जया। सो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय ओपी गावा। सो इसका जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ प्लूटो। एंड फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को मैंने स्किप कर दिया है बिकॉज उसको आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, बिकॉज सिंपल है। उसमें अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थॉट फर्स्ट चैप्टर हमारा हो जाता है, एंड सेकंड चैप्टर हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लासिकल ट्रेडिशन है। तो आप इसको सिंपली आप खुद से भी स्टडी कर सकते हो। अगर आपको प्रॉब्लम है या फिर आपको चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, बट मुझे जहाँ तक लगता है ये थर्ड चैप्टर से हमें स्टार्ट करना चाहिए। सो मैं इस बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ाऊँगी एंड हर एक लाइन को एक्सप्लेन करूँगी, बायलिंगुअल ट्राई करूँगी जितना मैं हिंदी में समझा पाऊँ। एंड अनदर थिंग इज़ अबाउट आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मेक श्योर रखो कि आपके पास ये बुक हो, ओपी गावा की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, एंड आपके हाथ में या पेंसिल हो या रेड पेन हो, उससे आप हाईलाइट करते चलोगे। या फिर आपके पास अगर बुक नहीं है तो आप ट्राई करो कि आप एक नोटबुक, कॉपी या फिर डायरी, जो भी आप यूज़ करते हो, आप रफली नोट बनाते जाओ मेरे साथ साथ। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Pluto was ancient Greek philosopher who is regarded to the first systematic political thinker in the Western tradition. And so Pluto एक ancient Greek I don't know why I'm fumble. प्लूटो एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे जो लगभग 427 to 347 BC तक थे। एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन में उन्हें फर्स्ट सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स का जो आइडिया है उसको लॉजिकल, ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक वे में एक्सप्लेन किया है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे सॉक्रेट्स। इसको आप सुकरात या सॉक्रेट्स, बहुत लोग इसको अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करते हैं, सो आप जो भी करो। एंड Socrates, his mentor, did not produce any writing. His political thought is known to us chiefly through Pluto's work. So, for all practical purposes, Pluto is the prior of a Western political thought. So, यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है प्लूटो जो हैं उनके जो टीचर वो कौन है? हमारे सॉक्रेट्स हैं। सो इग्नोर माई राइटिंग। एंड सो सॉक्रेट जो हैं वो 469 to 339 BC के बीच में रहे, एंड प्लूटो के मेंटर या टीचर थे, लेकिन उन्हें खुद कोई बुक या रिटन वर्क नहीं लिखा। मतलब सॉक्रेट जो थे अपना कोई बुक या वर्क उन्होंने नहीं लिखा, और सॉक्रेट के जो आइडिया हैं ज़्यादातर डिस्कशन और टीचिंग के जरिए मतलब शेयर हुए हैं। ओके, इसलिए आज हम सॉक्रेट्स के पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में जो भी मतलब जानकारी हमें मिलती है वो मेनली प्लूटो की राइटिंग के थ्रू ही मिलती है, लाइक प्लूटो जो थे वो सॉक्रेट्स के स्टूडेंट थे, तो प्लूटोस ने सॉक्रेट्स को आइडिया को अपने बुक में मेंशन किया, उसके थ्रू हम लोग जानते हैं कि सॉक्रेट्स का ऐसा थिंकिंग प्रोसेस था। ओके, गॉट इट? यहाँ तक सबको समझ में आया? सो फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस, इस वजह से प्लूटो को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स को प्रायर माना जाता है। यही वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने वाले हैं। गॉट इट? यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो कमेंट में बताना। मैंने पता है ये पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया था, बट आई डोंट नो व्हाई, कैसे मतलब छूट गया तो मुझे खुद से रिकॉर्ड करनी पड़ी। सो इसलिए मैं वीडियो डेली नहीं ला पाती हूँ। तो प्लीज़ डू लाइक, एटलीस्ट प्लीज़ कमेंट। कि बहुत लोग होते हैं ना कि देख कर छोड़ के चले जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती है कि वो मेरे में कुछ फॉल्ट है या फिर सामने वाले में कुछ फॉल्ट है। आई डोंट नो व्हाई। मैं अपना पढ़ाना सही करूँ या फिर आप मेरे वीडियो में इंटरेस्टेड नहीं हो। सो
please comment, please, it's a request. Okay, so next. so यहाँ पे हम लोगों ने ये पूरा एक्सप्लेन कर लिया. इसमें हम लोगों ने बेसिकली यही पढ़ा ये वाले पैराग्राफ में. प्लूटो जो है मतलब पहले वेस्टर्न ट्रेडिशन के मतलब ग्रीक फिलोसफर होते हैं. एंड उसके बाद से हमने सॉक्रेट्स के बारे में वो पढ़ा है. सॉक्रेट्स जो हैं वो प्लूटो के टीचर होते हैं. एंड सॉक्रेट्स का जो आइडिया है वो प्लूटो अपने बुक में एक्सप्लेन करते हैं. क्योंकि सॉक्रेट्स जो हैं अपनी कोई राइटिंग मतलब या फिर कोई भी वर्क उनका नहीं रहता है. वो अपना डिस्कशन और मतलब टीचिंग के थ्रू सॉक्रेट्स जो होते हैं अपना मतलब अपना विचार लोगों तक पहुंचाते हैं. सो नेक्स्ट हमारा जो हो जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉलिस. In fact, the origin of Western literature, art and culture, science and philosophy, including political thoughts, may be traced back to ancient Greek philosopher. So, sorry, I'm not feeling well. You can please cooperate. So यहाँ पे मतलब जो भी वेस्टर्न लिटरेचर लाइक आर्ट हो गया, कल्चर हो गया, साइंस हो गया एंड और फिलॉसफी हम देखते हैं. यहाँ तक कि पॉलिटिक्स की बातें भी इन सब की शुरुआत पुराने ग्रीक से ही हुई है. ओके. Euclid, the founder of geometry, was born in Greek in the 3rd century BC. So आपने ज्योमेट्री यहाँ पे देखा तो हाँ इसका मतलब मैथिक है, मैथ वाला ही ज्योमेट्री यहाँ पे बोल रहा है. ओके. तो यूक्लिड जो है ये नाम है, ये मतलब फाउंडर होते हैं मैथ के सॉरी ज्योमेट्री के. सो वो भी उनका भी जन्म जो होता है 3rd century BC ग्रीक सिटी में ही होता है, ग्रीक में ही. सो बीच में मैंने वीडियो को कट किया था. सो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना अगर लाइन थोड़ा सा ब्रेक हो तो. ओके. सो यहाँ से मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. द मेथडोलॉजी ऑफ ज्योमेट्री proved immensely useful in the development of scientific thinking. Then many Greek philosophers and teachers of philosophy dwelled on certain fundamental questions which are considered to be relevant even today. For example, यहाँ तक मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो ज्योमेट्री का सॉल्व करने का जो तरीका था उसमें लोगों को साइंटिफिकली सोचना सिखाया और इससे नई नई खोज करने में बहुत मदद मिली. एंड उसके बाद बहुत सारे ग्रीक थिंकर ने कुछ ऐसा बेसिक सवालों पर सोचना शुरू किया जो आज के टाइम पर बहुत मतलब आज के टाइम पे भी मतलब उतने ही इम्पोर्टेंट हैं. ओके. फॉर द मेथडोलॉजी ऑफ ज्योमेट्री प्रूव्ड immensely useful in the development of scientific thinking. Then many Greek philosophers and teachers of philosophy dwelled on certain fundamental questions which are considered to be relevant even today. So ज्योमेट्री को सॉल्व करने का जो तरीका था उसने लोगों को साइंटिफिकली सोचना सिखाया और इसके नई नई खोज करने में बहुत मिली. इससे मतलब नई नई खोज करने में बहुत हेल्प मिला. एंड उसके बाद बहुत सारे जो ग्रीक थिंकर्स ने कुछ ऐसा बेसिक सवाल पर सोचना शुरू किया जो आज के टाइम पे भी मतलब आज के टाइम पे भी उतना ही उसको इम्पोर्टेंट माना जाता है. फॉर एग्जाम्पल दे रिक्वायर्ड into the nature of truth and justice, knowledge of for example they required into the nature of truth and justice, knowledge and reason, types of virtue, foundations of authority and rule of law, etc. For example justice क्या है, नॉलेज एंड रीज़न क्या है, टाइप्स ऑफ वर्च्यू क्या है, फाउंडेशन ऑफ अथॉरिटी एंड द रूल ऑफ लॉ, ये सब
क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। द होल ट्रेडिशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स ओरिजिनेटेड इन थिंकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ द पॉलिस that refers to ancient Greek cities state. The term politics and polis are derived from the word polis. ये important हो जाता है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। सो सॉरी, वेस्टर्न पॉलिटिक्स की सारी बातें एक वर्ड में आसपास घूमती हैं और वर्ड है पॉलिस। पॉलिस का मतलब होता है पुराने ज़माने के ग्रीक के छोटे छोटे सिटी स्टेट, शहर जो खुद में एक देश जैसे थे। सो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ट्राई किया है, और ट्राई क्या किया है मैंने, लगभग सारे को एकदम बेसिक स्टोरी वाइज, मतलब छोटे छोटे एकदम सेंटेंस जो भी लिखा हुआ है एग्जैक्ट उसी का मैं मीनिंग आपको समझा रही हूँ। सो नेक्स्ट हमारा पैरा आ जाता है एंशियंट ग्रीक्स कंसिडर्ड ऑफ सेवरल सिटी स्टेट द ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड विच वेयर सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर्स बाय नेचुरल बैरियर्स लाइक माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट एंड सीज एट्सेट्रा। सो बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया था फिर से, सॉरी फॉर डैट एंड प्लीज़ कंटिन्यू। सो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था रूल ऑफ लॉ एटसेट्रा तक। द होल ट्रेडिशन ऑफ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ओरिजिनेटेड इन थिंकिंग अबाउट द लाइफ ऑफ द पॉलिस दैट्स रिफर टू द एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट। द टर्म पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल आर डिराइव फ्रॉम द वर्ड पॉलिस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क्स कर दो। इसका मतलब ये हो जाता है लाइक आज जो हम पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल वर्ड बोलते हैं वो इस पॉलिस वर्ड से ही निकल कर आया हुआ है। एंड नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ हो जाता है एंशिएंट ग्रीक कंसिडर टू द सेवरल सिटी स्टेट द ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड विच वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय नेचुरल बैरियर्स लाइक माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट एंड द सीज एट्सेट्रा। सो पुराने ज़माने के ग्रीक छोटे छोटे सिटी स्टेट में बटा हुआ था। ये शहर एक दूसरे से मतलब फॉरेस्ट या जंगलों और समुंदर लाइक सी की वजह से बिल्कुल अलग अलग थे। Each city's states were so isolated that transport and communication between them were very difficult. So basically, these cities were isolated. The cities states were so isolated that transport and communication between the very difficult. So basically उस टाइम पे मतलब ट्रांसपोर्ट करना या कम्युनिकेशन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि ये बहुत दूर दूर मतलब आइसोलेटेड थे। So each of them was required to develop its own self-sufficient economics life as well as independent political system. इसलिए हर एक सिटी स्टेट को अपने खाने पीने और कमाने के जरिया लाइक इकोनॉमी खुद ही मतलब देखना पड़ता था और उनका अपना अलग कानून जैसे लाइक मतलब राजा होते थे। सो मतलब समझ सकते हो। हाउएवर इन स्पाइट्स ऑफ जियोग्राफिकल सेपरेशन दिस सिटीज वेयर culturally very close to each other because they spoke in uniform language and largely followed common religious tradition. So लेकिन अलग होने के बाद भी इन सब का जो कल्चर एक जैसा था क्योंकि ये सब एक ही लैंग्वेज बोलते थे और इनका जो धर्म था और एक ही जैसा था, मतलब एक जैसा बोलते थे और इनका जो रिलीजन था वो भी एक जैसा ही था। ओके, ऑल ऑफ देम बिलीव इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ गॉड्स। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दिस गॉड्स जीसस एंड अपोलो वॉज द क्लोजेस्ट ऑफ द ग्रीक हट। सो उस टाइम पे जीसस एंड अपोलो जो हैं उनको वो गॉड मानते थे एंड उस टाइम पे वो लोग उनको बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। ये लोग मतलब बहुत सारे देवी देवताओं मेनी गॉड्स पर विश्वास करते थे एंड
उनके सबसे बड़े और प्यारे जो भगवान थे वो जीसस एंड अपोलो, जिन्हें वो दिल से बहुत मानते थे उस टाइम पे। इन अर्ली ग्रीक हिस्ट्री टिल द 8th century BC, kingship or monarch was the most widely prevalent form of government in the city state. So शुरुआत में 8th century जो BC तक वहाँ मोनार्ची मतलब चलता था। यहीं राजा का राज होता था, मतलब मोनार्च को मतलब वही किंगशिप हो गया, किंग का जो रूल है वो चलता था। बट फ्रॉम अराउंड 700 BC मोस्ट ऑफ द सिटी स्टेट्स कम फ्रॉम कंट्रोल्ड बाय ओलिगार्की। ओके, सो लेकिन जो 700 BC के पास सब मतलब 700 BC जब आया ना, उसके बाद सब बदल गया एंड वहाँ पे ओलिगार्की आ गई, जिसका मतलब कुछ जो अमीर और ताकतवर लोग का ग्रुप पूरे शहर को चलाने लगता था। सो बेसिकली ओलिगार्की का मतलब जो भी इकोनॉमिकली या फिर हायर कास्ट के जो लोग हैं डोमिनेट कर रहे हैं किसी को, लाइक उसको हम लोग मोनार्क बोलते हैं। सॉरी, मोनार्क नहीं, ओलिगार्की बोलते हैं। एंड मोनार्क के जो सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि किंग का रूल चलता है, उसको हम मोनार्क्स बोलते हैं। सो इन ड्यू courses this oligarchy had to face internal conflict। कुछ समय बाद उस अमीर लोगों के आसपास में ही मतलब आपस में ही झगड़े होने लगे। ओके, बाय 500 BC many city states come to rule by tyrants। यहाँ पे आप 3 चीज़ों के बारे में मैं समझा दी आपको यहाँ पे, और एक हो गया हमारा मोनार्च, एक हो गया ओलिगार्की एंड एक हो गया टायरेंट्स। तो मोनार्च के बारे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज़ आई डोंट नो व्हाई माय पेन इज़ नॉट ओके, माय पेन इज़ नॉट वर्किंग। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, आई एम वेरी सफर। मैंने फ़ैन ऑफ करके वो भी गर्मी में वीडियो की रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि बैकग्राउंड में आपको मतलब किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। सो मोनार्च का मतलब मैंने बता दिया, वहाँ पे किंग का रूल चलता है। एंड यहाँ पे ओलिगार्की में का मतलब ये यहाँ पे ओलिगार्की का मतलब हमारा यही हो जाता है कि जो भी मतलब अमीर या ताकतवर लोग होते हैं वो डोमिनेट करते हैं अदर्स पे। एंड लास्ट जो हमारा होता है टायरेंट्स। सो इस लाइन का मतलब ये होता है बाय 500 BC मेनी सिटी स्टेट्स कम टू रूल्ड बाय टायरेंट्स। तो 500 BC तक आते आते वहाँ टायरेंट्स का राज चलने लगा। टायरनी कहो या टायरेंट कहो। टायरेंट यानी एक ऐसा अकेला डायरेक्टर जो जबरदस्ती ताकत के बल पर राज करता है। ओके, टायरनी का मतलब बेसिकली मतलब एक अकेला जो जबरदस्ती मतलब सब पे राज कर रहा हो, लाइक दैट। सो नेक्स्ट हमारा ओरिजिनली these रूल्स कैरिड फॉर देयर सब्जेक्ट्स बट लेटर दे बिकम करप्ट एंड क्रूअल। सो करप्ट एंड क्रूअल, तो शुरू में इन रूलर्स ने जनता का तो ख्याल रखा, लेकिन बाद में ये बहुत बुरे, लालची और ज़बरदस्ती करने लगे। ज़बरदस्ती करने वाले मतलब बन गए, तो उसको टायरेंट्स बोलते हैं। एंड देन इन द मोस्ट ऑफ दीज सिटीज एरिस्टोक्रेसी वेयर established with popular support. Later in the many cities states aristocracy were replaced by the democracy. So aristocracy was replaced by democracy, and Greek political thought flourished against the backdrop of all these experiences. Okay, so इसके बाद मतलब वो टायरेंट्स के बाद लोगों के सपोर्ट से वहाँ एरिस्टोक्रेसी आई। लोगों के सपोर्ट से मतलब एरिस्टोक्रेसी आई, जहाँ समाज के सबसे समझदार और उनके ख़ानदान के लोग रूल करते थे। ओके, और आखिरी में उन सिटी स्टेट में डेमोक्रेसी लाइक लोकतंत्र आई, जहाँ जनता की चलती थी। ओके,
सो नेक्स्ट हमारा जो है वो ग्रीक के लोगों ने इतने सारे तरीके का राज लाइक राजा, अमीर लोग, डिक्टेटर और लोकतंत्र देखते थे, और इस वजह से उनकी दिमाग में पॉलिटिक्स को लेकर नए नए आइडियाज आए। तो ये लास्ट पैराग्राफ आप खुद रीड कर लेना, मैं इसको एक समरी में समझा देती हूँ आपको। सो द डेमोक्रेसी इन ग्रीक सिटी स्टेट वाज नॉट लाइक मॉडर्न डेमोक्रेसी। आज के डेमोक्रेसी का बेसिक रूल ये होता है कि सभी सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, रूल ऑफ द पीपल। बट इन एथेंस, आउट ऑफ अबाउट 4 लाख पीपल, अराउंड 2.5 lakhs और फॉरेनर्स विथ नो पॉलिटिकल राइट्स एट ऑल। बाकी 1.5 लाख फ्री सिटीजन्स में भी वुमेन के पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे। चिल्ड्रन और रिटायर्ड सिटीजन को हटाकर देखे तो सिर्फ कुछ ही लोग एक्टिवली पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते थे। ग्रीक में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, मतलब रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं, बल्कि सिटीजन खुद गवर्नमेंट के डिसीजन लेते थे। सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स जनरल असेंबलीज में जाते थे, जहां स्टेट की पॉलिटिक्स पर डिस्कशन होता था और डिसीजन लिया जाता था। उसका एक सुप्रीम कोर्ट भी था, और जिसमें मतलब 1000 से ज्यादा मेंबर्स होते थे, जो रोटेशन सिस्टम से चूज किया जाता था। इस हिसाब से ग्रीक मॉडल में पॉलिटिकल राइट्स केवल प्रिविलेज फ्यू तक सीमित था, मतलब प्रिविलेज फ्यू तक सीमित था। लेकिन जो क्वालिफाइड सिटीजन थे, उनमें रिच पुअर या सोशल शास्त्र के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। सबको मतलब इक्वल पॉलिटिकल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी थी पब्लिक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने की। इन सेंस में ग्रीक डेमोक्रेसी के एसेंस को काफी हद तक फॉलो और समझा जाता था। सो यहाँ पे मैंने ये पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया। एंड आज यहीं तक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बिकॉज वीडियो जो है बहुत लेंदी हो रही है। सो आज मैं एक रफ अप रिवीजन करा देती हूँ कि आज मैंने क्या क्या पढ़ाया। सो आज हमने प्लूटो के बारे में पढ़ा। प्लूटो को वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का प्राइमर और फर्स्ट सिस्टमैटिक पॉलिटिकल थिंकर माना जाता है। फिर हमने सॉक्रेट्स के बारे में पढ़ा। सॉक्रेट ने कोई बुक नहीं लिखी, तो उनके आइडियाज हमें मेनली प्लूटो की राइटिंग से मिलता है। इसलिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की शुरुआत में प्लूटो को बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। शुरुआत में मतलब प्लूटो का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। आज हमने ग्रीक पॉलिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। पॉलिस पॉलिस का मतलब ग्रीक सिटी स्टेट होता है, और इसी से पॉलिटिक्स शब्द आया है। सिटी स्टेट हर सिटी स्टेट की अपनी गवर्नमेंट और इकोनॉमी थी, लेकिन ग्रीक कल्चर से जुड़े हुए थे। इसलिए पॉलिस को ग्रीक पॉलिटिकल थॉट की फाउंडेशन माना जाता है। आज हमने ग्रीक डेमोक्रेसी को समझा। ग्रीक डेमोक्रेसी मॉडर्न डेमोक्रेसी से डिफरेंट थी, क्योंकि सब लोगों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं थी, सिर्फ क्वालिफाइड सिटीजन्स ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू डिसीजन लेते थे। लेकिन उन क्वालिफाइड सिटीजन के बीच सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट थे। इस वजह से ग्रीक्स को डेमोक्रेसी के बेसिक कॉन्सेप्ट का शुरुआत मतलब माना जाता है। तो आज हम लोगों ने ये सब पॉइंट को कवर किया। एंड कल हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, एथिक्स एज द फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बताओ, एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज कमेंट करना, एंड इमोजीज प्लीज कमेंट करना, बिकॉज मुझे बहुत पसंद है इमोजीज। एंड कल हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एंड आज बहुत कम पढ़ाया, बिकॉज वीडियो जो है बहुत लेंदी हो रहा था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।